नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आखिरकार गतिरोध के 50 दिन बाद चीन ये मान गया है कि वो पीछे हटेगा। अभी तक तो उसने फौज की तैनाती बढ़ाई, हथियार गोला बारूद सब लगाया, लेकिन अब उसकी समझ में आ गया है जब भारत की तरफ से तैनाती बढ़ाई गई है, भारत की ताकत दिखाई गई है, भारत के हथियार, भारत के हाथ देख रहा है वो। उस पर से आर्मी चीफ जनरल नरवणे यहां लद्दाख पहुंचे हैं समीक्षा करने के लिए। चीन को तो यह फैसला लेना ही था। LAC पर चीन की चालबाजी के 50 दिन। LAC पर भारत के मुंहतोड़ जवाब के 50 दिन। LAC पर 50 दिन बाद पीछे हट रहा चीन। LAC पर 50 दिन बाद चीन खाली हाथ। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। युद्ध और शांति दोनों स्थितियों के लिए भारत की सेना कमर कसकर तैयार है। शांति की झलक दिखी कि सोमवार को 11 घंटे तक चीन के साथ बातचीत हुई और अपनी ताकत की झलक दिखी जब आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह पहुंचे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ बढ़ती भारतीय थल सेना के सुप्रीमो के काफिले की घर घर नाद से बीजिंग की नींद हराम हो गई। चीन से हर हाल में निपट लेने की तैयारी रखने वाले आर्मी चीफ ने पहले अस्पताल जाकर अपने सैनिकों का हालचाल पूछा। ये वही सैनिक हैं जो 15 जून की रात चीन के धोखे का शिकार हुए थे। लेकिन आर्मी चीफ की योजना एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह बनाने की है कि आइंदा चीन हिमाकत करे तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे लद्दाख पहुंचे हैं। दरअसल उनका यह दौरा न सिर्फ सैनिकों का मनोबल ऊंचा करता है बल्कि देश का मनोबल भी ऊंचा करता है, क्योंकि एक तरफ वो उन तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस बात की अहमियत पर भी जोर होगा कि भारत चाहता है कि समाधान हो। बातचीत का रास्ता किसी भी तरीके से बंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन चीन पर विश्वास भी नहीं किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल नरवणे का 2 दिन तक वहां रहना बताता है कि हिंदुस्तान अपनी सरहदों को लेकर कितना संजीदा है। आर्मी चीफ अपने प्रवास में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से चीन के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा लेंगे। फिर वो सेना की तैयारियों पर विस्तार से जानकारी लेंगे। वो सेना के अधिकारियों से मिलकर उन्हें बताएंगे कि भारत ने LAC पर होने वाली किसी भी झड़प के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। सेना का रुख साफ है कि अगर चीन ने मर्यादाओं का अतिक्रमण किया तो सेना की गोलियां उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। इस बीच सोमवार को चीनी इलाके के मोल्डो में दोनों देशों के सैनिक अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। 11 घंटे की उस बातचीत में भारत ने अपना रुख साफ कर दिया। चीन को 5 मई से पहले वाली स्थिति में अपने सैनिकों को वापस ले जाना होगा। LAC पर दोनों देश अपने सैनिक जमावड़े को पीछे हटाएंगे। LAC पर भारत के सड़क निर्माण का काम भारत रोकेगा नहीं। शांति बहुत जरूरी है, लेकिन इसे अकेले भारत ही नहीं निभाएगा। और हां, अगर LAC पर टकराव की नौबत आती है तो भारत ने गोली ना चलाने की नीति बदल दी है। हालांकि चीन भारत के कड़े रुख के सामने झुकता दिख रहा है, लेकिन चीन की मायावी नीति पर भारत को यकीन नहीं, क्योंकि हमको हर एक परिस्थिति के लिए तैयार होना है। चीन पे विश्वास करना आत्मघातक होगा, तो हमको वर्स्ट कंटीजेंसी सिनेरियो के लिए पूरी तरह से तैयार होने की जरूरत है। अब आप चीन का बयान सुन लीजिए कि सोमवार की बातचीत पर वो कैसी मीठी मीठी बातें करने लगा है। दोनों पक्ष बातचीत और सलाह मशवरा से हालात को नियंत्रित करने और विवाद कम करना चाहते हैं। दोनों पक्षों ने हाल के विवाद पर अपना स्पष्ट रुख रखा है। दोनों देश बॉर्डर इलाके में शांति बहाली के लिए बातचीत और साझा पहल के जरिए कोशिश जारी रखेंगे।
फिर भी भारत चीन पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि बातचीत के टेबल पर कुछ बोलना और सरहद पर गिरगिट की तरह रंग बदल देना चीन की पुरानी आदत है। भारत ने अपना रिजॉल्व दिखा दिया है, अपनी दृढ़ता दिखा दी है कि जो हालात इस समय LAC पे बने हुए हैं, चाहे वो गलवान वैली में हो, चाहे वो पेंगोंग त्सो लेक को लेकर के हो, भारत जो है पीछे हटने वाला नहीं है। और इसके चलते अब चीन को ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो पीछे नहीं हटता है और प्री अप्रैल के स्टेटस पे नहीं जाता है तो इसके आगे उसके सामने और क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। भारत ने शांति की पहल कर दी, लेकिन सरहद की रक्षा के लिए साजो सामान भी तैयार कर रखा है। 50 दिन की माथापच्ची में भारत ने इतना कर लिया है कि पूरे LAC पर इजराइल से आए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इस ड्रोन के पास लंबे समय तक हवा में बने रहने की क्षमता है, जिससे वो दुश्मन की हर गतिविधि को कैमरे में कैद करता है। सरहद पर अमेरिका से मिली M777 होविट्जर्स गन पहले से तैनात हैं, लेकिन भारत ने अमेरिका से तत्काल इस गन के जरूरी गोला बारूद मंगाने का फैसला किया है, जो सटीक निशाने पर वार करे। जैसे ही ये गोला बारूद भारत पहुंचेगा, उसे चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए LAC पर भारतीय सैनिकों तक पहुंचा दिया जाएगा। सोमवार को मोल्डो में चीनी सेना के साथ मैराथन बैठक के बाद सेना प्रमुख जनरल नरवणे का लेह दौरा कई मायनों में अहम है। जनरल नरवणे लेह में सेना के आला अधिकारियों के साथ चीन के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस बीच चीनी सेना का रुख नरम हुआ है और वो लद्दाख के कुछ इलाकों में डिसएंगेजमेंट की बात कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना चाहती है कि चीनी सेना पूरी तरह से पीछे हटे। इस बीच सेना ने अपनी तैयारियों को और चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। चीन से हिंदुस्तान की तनातनी 58 साल से चल रही है, लेकिन पिछले 50 दिनों में चीन को समझ में आ गया कि अब भारत से टकराना अपनी शामत बुलाना है। लेह में श्वेता सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। पूरी दुनिया को कोरोना की लड़ाई में उलझाकर चीन भारत से उलझने चला आया, या यूं कहें कि उसे मालूम नहीं था कि वो LAC पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा और भारत कोरोना में उलझा होने के बावजूद LAC की रक्षा इस तरीके से करेगा। लेकिन अब चीन को धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ रही हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में आज चीन की भद्द पिट गई। चीन ने अपनी सैनिक गश्ती खूब बढ़ाई, हथियारों का जखीरा भी बढ़ाया, लेकिन हिंदुस्तान के वीर जाबाजों ने हजारों फीट की ऊंचाई पर चीन के दांत खट्टे कर दिए। तभी तो आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे जब वहां पहुंचे तो अपने जवानों की वीरता को उन्होंने सलाम किया। लेकिन हिंदुस्तान को पता है कि अभी भी चीन पर पूरा यकीन सही नहीं। भारत बातचीत का रास्ता कभी भी बंद नहीं करना चाहता, और जहां तक चीन का सवाल है, वो तो बातचीत के लिए खुद आगे आता है। जब 6 जून की बातचीत हुई थी कोर कमांडर स्तर की, तो LAC में चीन की ओर यह बातचीत की गई थी, और कल की जो बातचीत है उसका भी खाका कुछ इसी तरह का समझिए। बड़ी बात यह है कि अभी तक चीन का रुख सकारात्मक नजर आ रहा है, लेकिन भारत तब तक यकीन नहीं करना चाहता जब तक जमीन पर चीन की मूवमेंट वापस उस जगह तक दिख जाए जहां पर वो इस पूरे घटनाक्रम से पहले नजर आता था। 5 मई को जब चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की हिमाकत की, तभी से हमारे जाबाज वीरों ने उनका मुकाबला शुरू किया, साथ ही बातचीत का चैनल भी खोले रखा। गलवान वैली के जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीनी सेना ने अपना धोखेबाजी का रंग दिखाया था, वहां पर हिंदुस्तान ने अपनी ताकत दिखा दी। अब आप लद्दाख के उन इलाकों का भूगोल समझ लीजिए जहां चीनी सैनिकों से हमारी फौज लगातार लोहा लेती रही। पहला पॉइंट है पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली, जिसके पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 पर भिड़ंत हुई। दूसरा पॉइंट है सेंट्रल लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील, जिस पर चीन की अतिक्रमणवादी नीति का भारत जवाब दे रहा है। उसमें फिंगर जोन 4 से 8 का इलाका भी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC फिंगर जोन 8 के पास है, लेकिन 5 मई को धोखे से चीन फिंगर जोन 4 तक आ गया। इस पर बातचीत भी चल रही थी, लेकिन जिस तरह चीन ने हमारे 20 सैनिकों को धोखे से शहीद कर दिया, उसके बाद भारत के तेवर देखकर करीब हफ्ते भर बाद चीन बातचीत की दुहाई देने लगा। लेकिन भारत ने जो पहले दिन कहा था, वही बात आज भी कह रहा है।
हिंदुस्तान का रुख साफ है कि वो पेंगोंग त्सो झील, दौलत बेग ओल्डी और डेम चौक में इंच भर भी पीछे नहीं हटेगा। साथ ही चीन को फिंगर 4 से हटाकर फिंगर 8 पर जाना ही होगा। यहां चीन को भारत की ओर से सड़क बनाने पर मिर्ची लग गई थी। उसने तरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली एक और सड़क बनाने पर भी टांग अड़ा दी थी, लेकिन भारत ने चीन की परवाह करनी बंद कर दी। भारत अपनी सड़कें बना रहा है। चीन ने सोचा नहीं था कि भारत इस कदर मुंहतोड़ जवाब देगा, लेकिन लद्दाख में एलएसी पर जैसे हालात चीन ने बनाए, उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ रही है। इसमें उसे अफसोस जरूर हो रहा होगा। लेख में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चीन को एक तरफ सैन्य टेंशन है, दूसरी तरफ उसे कूटनीतिक टेंशन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को गए हुए हैं दौरे के लिए। हालांकि उनकी विक्ट्री डे परेड है, लेकिन जिस तरह की बातचीत भारत कर रहा है रूस के साथ, जिस तरह के उपकरणों को हम हासिल कर रहे हैं, हाथ मजबूत कर रहे हैं, उसने चीन की चिंता बहुत बढ़ा दी है। और इसके साथ ही रूस की तरफ से यह भी कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को एक स्थायी सदस्य बनाया जाए। धरती से आसमान तक थर्रा देने वाले इन आधुनिक ब्रह्मास्त्रों तक पहुंच गया हिंदुस्तान का हाथ। रूस से हिंदुस्तान जल्द आएंगे वो डिफेंस सिस्टम जिनकी जमीन से आसमान तक गूंज रहती है। रक्षा मंत्री की रूस यात्रा से होगा एक पंथ दो काज। एक तीर से राजनाथ के दो शिकार। रूस से हथियार भी, रिश्तों का नया आधार भी। हिंदुस्तान के इन वीर जांबाज जवानों की कदमताल ने भारत रूस की रक्षा और कूटनीतिक रिश्तों को नई रफ्तार दे दी है। दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत पर मॉस्को में जश्न हो रहा है और विक्ट्री परेड में भारत की सेना भी शामिल है। इसमें भारतीय सेना का हिस्सा लेना और उससे भी आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का शामिल होना बताता है कि भारत ने चीन की अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के उप प्रधानमंत्री और दूसरे नेताओं से मुलाकात की। इन सब के बीच बातचीत का फोकस ये रहा कि भारत S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम की जल्द डिलीवरी चाहता है। भारत पिछले साल ही इसके लिए रूस को 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। सुखोई 30 MKI, MiG-29, T-90 टैंक के पार्ट्स की अर्जेंट सप्लाई पर भी जोर है। पहले पार्ट्स की सप्लाई समंदर के रास्ते होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से सप्लाई अटक गई। भारत चाहता है कि अटके पड़े पार्ट्स की सप्लाई हवाई जहाज के जरिए जल्द की जाए। मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर यूरी बोरिसोव के साथ हमारे डिफेंस रिलेशनशिप को रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी को मिली है और वो पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन के बावजूद होटल में मुझसे मिलने के लिए आए। इस सम्मान के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। हमारे सारे प्रपोजल्स को रशियन साइड की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। भारत के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम क्यों जरूरी है, आप इसको भी समझ लीजिए। S-400 डिफेंस सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमानों, मिसाइल और ड्रोन को 400 किलोमीटर के रेंज से खत्म कर सकता है। कम से कम 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन इसके रडार से बच नहीं सकता। अलग अलग रेंज में 4 तरह की मिसाइलों की पहचान कर सकता है। यहां तक कि 4800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की भी पहचान कर सकता है। वैसे तो रूस से ही चीन को भी S-400 डिफेंस सिस्टम मिल चुका है, लेकिन उसकी मारक क्षमता बहुत कम है। लेकिन भारत को मिलने वाला S-400 डिफेंस सिस्टम यकीनन चीन के डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर देगा।
रक्षा मंत्री की इस मॉस्को यात्रा का एक सिरा हथियारों की खरीद से जुड़ता है तो दूसरा सिरा कूटनीति के मजबूत धागे में भी दोनों देशों को बांधता है, जिससे चीन की बेचैनी बढ़ती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस से संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन चीनी नेताओं से दूरी बनाकर साफ साफ संदेश दे दिया कि अपनी सरहदों का अतिक्रमण भारत हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way, respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners. भारत से रूस की बहुत पुरानी दोस्ती रही है। यही वजह है कि चीन की तमाम कोशिशों के बावजूद सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का वो समर्थन करता है। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। गलवान घाटी में जो धोखेबाजी हमने देखी है, अब उसके मास्टरमाइंड से आपका परिचय कराते हैं। चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड का प्रमुख है वो, और इस तरह की चीजें करते रहता है ताकि पीएलए में उसे कोई ऊंचा ओहदा हासिल हो जाए। कौन है गलवान घाटी का खलनायक? किसने गलवान में हिंदुस्तान को दिया धोखा? हमारे 20 जाबाजों की शहादत का गुनहगार कौन? चीन का कौन आर्मी कमांडर है मास्टरमाइंड? किसकी खुराफात से 50 दिन तक घमासान? आज तक आपको लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर धोखा देने वाले उस चीनी कमांडर को दिखा रहा है, जिसके कुटिल चाल से भारत 50 दिनों से चीन से जूझता आ रहा है। चीन का बेहद महत्वाकांक्षी कमांडर है जनरल झाओ जोंगकी, जो एलएसी पर हुए सारे फसाद की जड़ में है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे चीनी जनरल जोंगकी ने गलवान घाटी में हमले की मंजूरी दी। ऐसी खबर आ रही है कि 16 जून को हमारे 20 सैनिकों को धोखे से मारने की साजिश रचने वाला चीनी मास्टरमाइंड जनरल जोंगकी ही था। वो उस हमले से भारत को अपनी ताकत का संदेश देना चाहता था, लेकिन उसकी योजना उल्टी पड़ गई और उसके ही 40 से ज्यादा सैनिक बेमौत मारे गए। खबर यह भी आ रही है कि जनरल जोंगकी ने मारे गए चीनी सैनिकों की याद में एक प्रार्थना सभा भी की थी, लेकिन चीन अपने सैनिकों की मौत को दबा देता है। ऐसी निर्मम चाल चलने वाले जनरल झाओ जोंगकी के बारे में जान लीजिए। पिछले 4 साल से जनरल जोंगकी चीन के नवनिर्मित पश्चिमी थिएटर कमांड का नेतृत्व कर रहा है। उसने करीब 20 साल तक तिब्बत की पठारों में अपना सैनिक समय बिताया है। 1979 में वियतनाम युद्ध के दौरान उस पर भीषण हमला हुआ था, लेकिन वो बच निकला। जनरल जोंगकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेहद नजदीकी लोगों में शामिल है। उसे चीनी सेना में बहुत क्रूर जनरल माना जाता है, जो घात लगाकर हमले करता रहा है। गलवान घाटी में उसने ऐसा ही काम किया और 3 साल पहले डोकलाम की घटना को अंजाम देने की साजिश भी जनरल जोंगकी की ही थी। लेकिन डोकलाम में भी जनरल जोंगकी को मुंह की खानी पड़ी थी, और अब गलवान घाटी में भी। I do have a feeling that this was his last chance of General Zhao to prove his worth and probably come up with the good books in trying to secure the western highway that they have, the 219. 4 साल पहले जनरल जोंगकी भारत के दौरे पर भी आया था, लेकिन चीन के उन सैन्य अधिकारियों में यह शामिल है जिसकी महत्वाकांक्षा अब चीन के लिए मुसीबत बन रही है। गौरव सावंत, लेह, आज तक। चीन खुद तो धोखेबाजी करता ही है, दूसरे देशों का इस्तेमाल भी करता है, जैसे नेपाल के मामले में हमने देखा। नेपाल ने अचानक नक्शे में बदलाव करके ये कोशिश शुरू की कि भारत के हिस्सों को, जैसे कि काला पानी हो गया, लिम्पियाधुरा हो गया, लिपू लेक हो गया, इन सबको अपना हिस्सा दिखा दिया। अब नागरिकता को लेकर उसने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है।
चीन की शह पर भारत से बरसों पुराने संबंधों को तबाह करने पर तुला नेपाल लगातार भारत के साथ उलझ रहा है। ताजा मामला बिहार के पूर्वी चंपारण पर भारत नेपाल सीमा के इस बांध का है, जिसकी मरम्मत के काम को नेपाल के सुरक्षा बलों ने बेवजह रुकवा दिया। यही नहीं, ऐसी नौबत पैदा कर दी कि नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों से हाथापाई के हालात पैदा हो गए। नेपाल दावा कर रहा है कि बांध नो मैंस लैंड में है, जबकि मौके पर मौजूद पिलर गवाह हैं कि बांध भारत के इलाके में है। चीन की शह पर नेपाल के तेवर बदले हुए हैं। यही वजह है कि वो जगह जगह बेवजह विवाद खड़ा करना चाहता है। लालबेकिया बांध को लेकर जो विवाद है इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये जो पिलर है भारत नेपाल सीमा को तय करता है, 346 नंबर पिलर, ये इलाका नेपाल का है और ये भारत का है। अब इस पिलर से कितनी दूरी पर जो गुआबाड़ी जो तटबंध है लालबेकिया नदी पर, ये देखिए कितनी दूरी पे है। और बांध को देख के ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्षों यानी कि दशकों पुराना ये बांध रहा होगा। हालांकि इसकी मरम्मत अब चल रही है, जिसको लेकर नेपाल सरकार ने अड़ंगा डाला है, प्रहरियों ने आकर कामकाज को रोका है यहाँ पर। अगर इस बांध की मरम्मत नहीं की गई तो बिहार को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ नेपाल ने सैनिकों का जमावड़ा कर ठान रखा है कि वो बांध की मरम्मत नहीं होने देगा। लिहाजा बिहार सरकार ने अब पत्र लिखकर भारत सरकार से दखल देने की अपील की है। इस बीच नेपाल सीमा पर तनाव है। पीसफुल है, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि नेपाल और भारत का विवाद चल रहा है। इसी के चलते ही काम रुका हुआ है और तनाव है। हाँ, तनाव अंदर से है। दोनों तरफ से एसएसबी है, उधर से नेपाली फोर्स है, इधर से एसएसबी है और हम लोग भी निगरानी में रहते हैं। भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है। दोनों तरफ के लोगों के बीच लंबे समय से शादियां होती हैं। फिलहाल नेपाल के नागरिक से शादी करने वाली भारत की बेटी को तुरंत नेपाल की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन नेपाल में नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्ताव आया है। इससे नागरिकता के लिए भारत की बेटी को 7 साल का इंतजार करना पड़ेगा। एक तरफ नेपाल ने भारत से दोस्ती को ताक पर रखा है, तो दूसरी तरफ चीन के जाल में फंसता जा रहा है। जमीन हड़पने वाले चीन ने नेपाल को भी बख्शा नहीं है। चीन की सरकार तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी TAR में सड़क नेटवर्क के लिए निर्माण कर रही है, जिससे नदियों और सहायक नदियों का रास्ता बदल गया है और वो नेपाल की तरफ बहने लगी हैं। अगर ये जारी रहा तो नेपाल का बड़ा हिस्सा TAR में चला जाएगा। अगर नेपाल ने वक्त पर कदम नहीं उठाए तो उसकी और ज्यादा जमीन चीन के हिस्से में चली जाएगी। नेपाल को चीन की चाल समझने में कहीं देर न हो जाए। सुजीत कुमार झा, पूर्वी चंपारण, आज तक। भारत और चीन के बीच जो टकराव चल रहा है, वहां पर चीन के नरम पड़ते तेवर अब साफ साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की रिपोर्टिंग करते हुए मैं एक ऐसे गांव पर पहुंची जहां पर जितने घर नहीं हैं, उससे ज्यादा फौजी हैं। आज की तारीख में जो भारतीय सेना का हिस्सा हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सर्व कर रहे हैं। यह गांव एक ऐसा गांव है जिसके किसी न किसी सदस्य ने पहले युद्ध से लेकर जो भारत ने लड़ा, आज तक वो भारतीय सेना में देशभक्ति का दायित्व निभा रहा है। आज हम आपको एक ऐसे गांव के लोगों से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिसे सुनकर आप सिर्फ यही कहेंगे कि ये तो अद्भुत है, क्योंकि 63 घर यहां पे आज की तारीख में 80 से अधिक फौज में शामिल है, देश सेवा कर रहे हैं। और हर घर अगर हम देख लें तो 4-5 फौजी आपको हर घर में मिल जाएंगे। ये कैसा गांव हो सकता है, ये कैसा जज्बा हो सकता है, ये हम यहीं पे बातचीत करते हैं। आपने कौन कौन से युद्ध में लड़ाई? मैं 71 में। 71 में? हाँ जी। किस सेक्टर में लड़े थे? मैं हम तुर्तुक सेक्टर में। तुर्तुक में। हाँ। आपके बेटे भी फौज में हैं? मेरे 2 बेटा है। हाँ। मैं भी फौज में था, मेरा 2 बेटा लद्दाख में है इस वक्त। अच्छा। हाँ जी, यहाँ 63 घर है। 63 घर में से पूरा मैक्सिमम किसी के घर में 5 है, किसी में 4 है।
5 तो मैक्सिमम ही है हमारा घर इस गांव में। इस घर में इतना छोटा सा गांव में इतना इनका फिर हम हर चीज हम हिंदुस्तान का कहते हैं, हम हर चीज को अहम रखते हैं कि मेरा जो लड़का होगा फौजी बनेगा। सबका ये सपना होता है। सबका ये सपना होता है। हमारा हर घर में यही सपना होता है कि हमारा बेटा बनेगा, फौज बनेगा, या वो अफसर बनेगा या कुछ भी बनेगा, देश सेवादार बनेगा। आपके हस्बैंड फौज में है, सर्व कर रहे हैं इस समय? जी, मेरा भाई है फौज में, इस समय बॉर्डर पे है, चेना बॉर्डर पे। और हमें फक्र हो रहा है कि हमारा सारे शिशोद ब्लॉक का जो जितने भी लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, और डर भी लग रहा है। जो शहीद हो गए थे 20 लोग, उनके लिए हमें बहुत दुख भी है अंदर से, और डर भी लग रहा है। वहाँ पे बहुत सारे भाइयाँ हैं हमारा, और हर घर से 3, 4, 5 लड़के तो है ही है। इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़े तो हम भी तैयार है अपने देश के लिए। आप लोग भी तैयार हैं अपने लिए? हम भी है। आपने 62 का युद्ध लड़ा है जी। आपने कहाँ पर लड़ाई लड़ी थी, कैसा था उस समय? जी, उस समय बड़ा कठिन था इधर, क्योंकि ये रोड वगैरह बिल्कुल नहीं था। तो हम याक के ऊपर, घोड़े के ऊपर, यहाँ ले से जहाँ अभी बॉर्डर है वहाँ मैक्सिमम 15 या 16 दिन लगता है। तो पूरा पैदल चलता था। तो 62 के बाद फिर ये रोड बना था। उसके बाद कितना मुश्किल हुआ था उस समय लड़ाई में? और क्योंकि आप लोगों को देखकर भी लोग, बच्चों को प्रेरणा यहाँ पर मिली होगी कि वो फौज ज्वाइन करें। देखिए, उस टाइम पर तो बड़ा कठिन था हर चीज का। इतना उस टाइम इंडिया जो है इतना फॉरवर्ड नहीं था। जो आजकल है वो हथियार हमारे पास नहीं था उस टाइम। आपने सुना होगा 3 एक रेफल होता था पर आदमी, वो सिंगल गोली चलता है, एक बार में एक गोली, फिर उसको बार बार काक करना पड़ता है। तो उस लिहाज से जो उस टाइम फौजी था उन्होंने बहुत बहादुरी किया है। नहीं तो ये उम्मीद था हमें कि कहीं लद्दाख को भी कब्जा ना कर दे, जैसे तिब्बत की तरह। तो उस टाइम पूरा बहादुरी का काम किया उन्होंने, तो काफी शहीद हो गया था। तो इस गांव से भी शहीद हुए थे 62 के युद्ध में? जी हाँ, जी हाँ। एक तो ये इनका था भांजा, और उसका 2 भाई था, दोनों वहाँ शहीद हो गए। आपके यहाँ से? जी, हमारा 3 भाई है वो फौजी में। मैम 3 भाई आपके फौज में? तो ऐसा क्या है, आप लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं इस गांव में, सब बहुत ताकतवर होते हैं कि इंडियन आर्मी में सबको? ऐसा ना मैम जी, हम यहाँ का जो लोग है, जो पहाड़ी लोग बोला जाता है, तो हमें सांस फूलना ऐसे कुछ भी नहीं होता है। तो हमें सर्दी में भी बैठ सकता है, हम गर्मी में भी, हम गर्मी भी सह सकते हैं। तो इसीलिए ना ज्यादातर आदमी इसीलिए ज्वाइन होता है कि यहाँ का आदमी जो है तो लोकल यहाँ का डिश चलता है, तो इसीलिए यहाँ पे रहने की यहाँ पे आदत पड़ता है, इसीलिए। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको जज्बा भी बहुत चाहिए होता है कि आप में ताकत है, आप में शक्ति है, लेकिन आप साथ में सोचते हैं कि आप देश के लिए भी कुछ करें। और ये अगर परंपरा आपको यहाँ पर नजर आ रही है, मुझे लगता है कि समूचे देश के लिए ये मिसाल है। लद्दाख के भीतर एक ऐसा गांव जहां पर हर घर से एक नहीं कई फौजी निकलते हैं और कई पीढ़ियों से निकल रहे हैं। बाकिर चौर, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। 1962 की कहानी बहुत दर्दनाक कहानी है। उस समय हमारे जवानों के पास हौसलों की कमी नहीं थी, हथियारों की कमी थी। मैंने कुछ ऐसे सैनिकों से बात की, कुछ ऐसे पूर्व योद्धाओं से बात की जो 62 के उस युद्ध का हिस्सा थे। वो लद्दाख में रहते हैं, अलग अलग गांवों में जाकर उनसे मुलाकातें की मैंने, और उन्होंने जो कहानी सुनाई वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चीन से 1962 की लड़ाई जांबाजी और हौसले से लड़ी गई। न हथियार थे, न गर्म कपड़े, लेकिन देश की रक्षा के लिए जान लड़ा देने का जज्बा ऐसा था जिसे सुनकर सीना चौड़ा हो जाता है।
1962 की कहानी उस युद्ध के जाबाजों की जुबानी सुनिए। प्लेन्स से जो आते थे, आप लोग तो लद्दाख के थे, तो आप लोग को तो आदत थी इस ठंड की, लेकिन वो जो आते थे उनके लिए क्या ये काफी था उस ठंड से लड़ने के लिए? उनके लिए इतना काफी नहीं था, क्योंकि वहाँ पठानकोट से डायरेक्ट डीबीयू वहाँ उतार के चलना है फिरने में। फिर भी वो लोग ने इतना हिम्मत बोला जहाज रेजिमेंट ने, हमने 24 घंटा रुकेगा। उसके बाद वो ठंड था, बेचारियों का हाथ जो, क्योंकि मोटर एमएमजी सब ठंड है, तो हाथ सबके अंगुली सड़ गया, इसलिए पूरा पीछे हटना पड़ा उस टाइम। अभी तो सब कुछ है ना, हथियार, मोटर, हर एक चीज हैवी है ना। और बहादुरी तो हमेशा से थी हमारे में। हाँ, बहादुरी तो उस टाइम भी था, मगर हथियार जो कमजोर, एक छोटा सा वो 303 बोलता राइफल, एक फेर कर दिया, फिर लोड करते रहो, बहुत टाइम करते। आज भारत सरहद पर सरपट पहुंच जाता है और इस वजह से चीन बौखलाया हुआ है, लेकिन 62 की लड़ाई में सरहद तक पहुंचने में ही कई दिन लग जाते थे। चाइना क्या लेकर आता था, कैसी बंदूक? चाइना तो ऑटोमेटिक उनके पास होता ही सब, उनका पॉपुलेशन बहुत होता है ये सब फौजी, क्योंकि हमारा हथियार भी अच्छा है, रोड भी पहुंचा हुआ है। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं, उस वक्त तो हम 21-22 दिन चलना पड़ता है जनाब, जहाँ घास हो वहाँ घोड़ा को रेस देना पड़ता है, तभी फिर डीबी में बड़े मुश्किल से पहुंचता सर। उस टाइम से चाइनीज घोड़ों पर आ जाते थे, लेकिन हमारे सैनिकों को पैदल चलना पड़ता। उसकी गाड़ी भी वहाँ डीबू में पहुंचा उनका, ये जो बीकान का रंग जो जैसा गाड़ी होता उनका, वो पहुंचा सब डीबू में। उस जमाने में भी उनके पास डीबीओ तक की सड़क थी, डीबू में गाड़ी पहुंचा है। हाँ सर, लेकिन अब हमारे पास भी है। अब तो हमारे पास तो डीबी तक गाड़ी जाता है। आज 2020 का भारत चीन को सबक सिखाने में पूरी तरह सक्षम है। अभी तो हम इसको ऐसा जवाब दे सकता है, उसको याद भी नहीं करेगा। 25 साल पीछे साल उसको करना है, पीछे भगाना है। अभी हमारे पास इतना हथियार है, हम डरने में क्या है, कोई डर नहीं सकता है। अभी हमारे पास उसको अंग भी नहीं उठा सकेगा। उस टाइम तो क्या था, खुला था, इतना डिफेंस नहीं थे। आज भारत के पास जमीन से आसमान, समंदर से पाताल तक लड़ने की क्षमता है। बर्फीले पहाड़ों पर जांबाज योद्धा तैनात हैं। देश के पास सख्त नेतृत्व है। यही वजह है कि अब तय हो गया है कि चीन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लेह से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इन पहाड़ी सरहदों की निगहबानी हमारे वीर कर रहे हैं, तो जाहिर है उन्हें एक देश के समर्थन, एक देश के साथ की आवश्यकता होती है। तो हम सैन्य तौर पर लड़ रहे हैं चीन के साथ, हम कूटनीतिक तौर पर लड़ रहे हैं और आर्थिक तौर पर भी लड़ रहे हैं। अब ई कॉमर्स साइट्स के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वो जो चीजें बेच रहे हैं वो कहां पर बनी है, यह पता चल सके, ताकि मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भरता को बल मिले। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। कोरोना काल में देश को आत्मनिर्भरता के लिए पीएम मोदी ने स्थानीय उत्पादों का मंत्र दिया था। अब सीमा पर चीन से तनाव के बाद इस मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। इसके तहत सरकार के ऑनलाइन मार्केट प्लेस यानी GEM पर नए उत्पाद को रजिस्टर करते समय विक्रेताओं को आवश्यक तौर पर प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा। इसके लिए 2017 के नियमों में एक नया नियम जोड़ा गया है। 2017 से ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया पॉलिसी चली आ रही है। एक उसमें रिवीजन हुआ है 4 जून को, और हम लोगों ने इसके ऊपर जो काम हम लोगों ने शुरू किया था ये मार्च से ही शुरू कर दिया था, और अब हम लोग 1 महीने पहले करीब इसको लाइव किए हैं। उसमें हम लोगों ने एक फीचर हम लोगों ने लगाया है, उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट जब अपलोड होता है उस वक्त उनको बताना होगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है।
इसका मतलब यह है कि विक्रेता को यह जानकारी देनी होगी कि सामान का निर्माण कहां पर हुआ है या उसका आयात कहां से हुआ है। यही नहीं, यह भी बताना होगा कि अगर उत्पाद देश के बाहर का है तो उसमें कितना कंटेंट भारत का है। इसके साथ ही जो प्रोडक्ट जीईएम पर पहले ही रजिस्टर हैं, उन्हें भी अपने उत्पादों की जानकारी को अपडेट करना होगा कि उनका निर्माण कहां हुआ है। ऐसा नहीं करने पर उनके उत्पादों को जीईएम से हटा दिया जाएगा। जीईएम यानी जेम सरकार का ई मार्केट प्लेस है जो ऑनलाइन है। इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी विक्रेता आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले जेम के मुताबिक मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। 2019-20 में जेम पर जितनी खरीदारी हुई है उसकी 69% खरीदारी एमएसएमई, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप से हुई है। मेक इन इंडिया के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। इस बीच CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने निर्माण का देश बताने का नियम सभी ई कॉमर्स कंपनियों पर लागू करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी भी लिखी है। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों से अपील करते रहे हैं कि चीन में बना सामान न खरीदें। अब ई संवाद के दौरान उन्होंने लोगों से यह कहा कि न तो चीन में बना सामान खरीदें न बेचें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मुद्दा बिजली से जुड़ा था, लेकिन इस बीच उन्होंने चीन को सबक सिखाने पर दो टूक बयान दे दिया। चीनी सामान तो बिकने नहीं आता। नहीं। अब चीन का सामान है तो खरीदना नहीं है अपन को, भारत में ही बना सामान खरीदना है। ठीक है, हम तो खुद खिलाफ है उसके सर बहुत। हाँ, अब चीन की दादागिरी थोड़ी चलेगी है। आज का भारत है, 62 का थोड़ी है। अब मोदी जी प्रधानमंत्री है, हमसे कोई गड़बड़ करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। अपने सैनिकों ने भी गर्दन तोड़ दी, उनने दादागिरी की तो। गलवान में मध्य प्रदेश के रीवा का जाबाज दीपक सिंह भी शहीद हुआ था। शिवराज सिंह उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे। उसके बाद से ही वो लगातार चीनी सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।